सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। आइए तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल में जो लाए हैं ये थार मरुस्थल, वन क्षेत्र और जनसंख्या, इन टॉपिकों को मिला के जो है एक वीडियो बनाई है। और इन टॉपिकों से जो आए हुए क्वेश्चन है पेट या यूपीएससी के अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो भारत का जो थार मरुस्थल है यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है और जिसकी जनसंख्या घनत्व 23 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, 23 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर एच जी चैंपियन के द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। तो सर एच जी चैंपियन के द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो भारत का मध्य प्रदेश राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिए। बिनसर का जो जंगल है यह भारत के उत्तराखंड प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में कुल वन क्षेत्र 25.17 है। तो भारत में कुल वन क्षेत्र जो है 25.17 है। अगला प्रश्न देखिए। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र 21.54% है। तो वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र जो है 21.54% है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनका सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए। सागौन के जंगल सर्वाधिक मात्रा में जो है मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। तो सागौन के जंगल सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो दक्षिणी पंजाब हो गया आपका, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय कंटक वन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजातियां हैं।
तो सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न देखिए। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं और इनमें सबसे अधिक 263 खदानें भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हैं। तो 263 खदानें भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा खदानें जो हैं मध्य प्रदेश राज्य में हैं। अगला प्रश्न देखिए। कोलार सोने की खानें ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान राज्य में तांबा का सबसे बड़ा भंडार है। तो राजस्थान राज्य में तांबा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान राज्य में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भी है। तो तांबे का भी सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है और कॉपर अयस्क का भी सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। तो राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो राजस्थान राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र जो है पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खादान कर्नाटक के कुद्रेमुख में है। तो लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खादान जो है कर्नाटक के कुद्रेमुख में है। अगला प्रश्न देखिए। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न देखिए। थोरियम रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार जो है भारत में पाए जाते हैं। तो थोरियम रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार जो है भारत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत का रूर जो है दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। तो भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। लिग्नाइट जो है ये निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है या कहलाता है। तो लिग्नाइट जो है निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। एंथ्रासाइट कोयले का ये उच्चतम प्रकार होता है। तो एंथ्रासाइट कोयले का उच्चतम प्रकार होता है। अगला प्रश्न देखिए। लिग्नाइट को भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। झरिया कोयला क्षेत्र जो है ये झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। सत्ताईस नंबर का देखिए। बालाघाट का मल्लंज खंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी
सिंघना क्षेत्र तांबा के महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र हैं। तो बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र, राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी और सिंघना क्षेत्र जो है तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। तो मल्लज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का जो खेतड़ी क्षेत्र है और सिंघना क्षेत्र, ये जो है तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पाया जाने वाला पायरोफाइलाइट एक गैर धात्विक खनिज है, मतलब धातु नहीं है। तो भारत में पाया जाने वाला पायरोफाइलाइट गैर धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ओडिशा क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण करता है। तो भारत का ओडिशा क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण करता है। अगला प्रश्न देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क की आपूर्ति दिल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से की जाती है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क की आपूर्ति दिल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यूनमती स्थान जो है पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। तो भारत में न्यूनमती स्थान पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो गुजरात राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र मिर्ज़ापुर जिले में स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्ज़ापुर जिले में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का, कूडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो कूडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, नरोरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वह खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कांच उद्योग ये फिरोजाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण का मुख्यालय जो है कानपुर में है। कानपुर में भारतीय कृत्रिम अंग का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स ये वाराणसी बनारस में है, जिसे अब बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत का है। तो विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत का है। तो ताप विद्युत जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, टाटा पावर सोलर ने केरल राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग मतलब तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो टाटा पावर सोलर ने केरल राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग 2.4% भारत द्वारा कवर किया गया है। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 2.4% भारत द्वारा कवर किया गया है।
तो पृथ्वी की सतह का लगभग 2.4% भारत द्वारा कवर किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा है। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 है, नॉर्थ है। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है उत्तर में चीन व नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से मिलती है, पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है, पूर्व में बांग्लादेश से मिलती है और म्यांमार से मिलती है, और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उत्तर में चीन और नेपाल से मिलती है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से मिलती है, पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार से मिलती है और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो इतने देशों से भारत की स्थलीय सीमा मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। तो भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि कहलाती है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का, भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कोल कहलाता है जो लद्दाख में स्थित है। तो भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कोल है जो लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए,
भारत में त्रिपुरा राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप उदयपुर शहर स्थित है। तो भारत के त्रिपुरा राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप उदयपुर शहर स्थित है। तो ये त्रिपुरा राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का गोवा राज्य सबसे छोटा है। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर का, नाथुला दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत और चीन सीमा पर स्थित है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से 12 समुद्री मील दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो भारत की जो तटीय समुद्री सीमा जो है, भारत की समुद्री सीमा वो तटीय किनारे से 12 समुद्री मील दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर, भारत के गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो भारत के गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो गुजरात राज्य की सीमा समुद्र से सबसे ज़्यादा मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा ये मानसरोवर मेघालय में दर्ज की जाती है। तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मानसरोवर मेघालय में होती है। अगला प्रश्न देखिएगा 70 नंबर का, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होती है और इसकी उत्पत्ति का जो मूल स्थल है वह भूमध्य सागर है। तो पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होती है, जिसकी उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन लू कहलाती है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन जो है वो क्या कहलाती है? लू कहलाती है ना। तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन हवा लू कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का, भारत के थार मरुस्थल नामक स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो भारत का जो थार मरुस्थल है यहाँ पे दिन और रात के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। जहाँ दिन काफ़ी गर्म होता है वहीं रात काफ़ी ठंडी होती है। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का क्या कहेंगे? इसे मानसून का प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण। तो मुख्य कारण जो है भारत में अक्टूबर में गर्मी का उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान होता है। तो भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का, सर्दियों के मौसम में या मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं।
वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए एक शुष्क मौसम है। तो सर्दियों के मौसम में उत्तरी पूर्वी जो पवनें होती हैं ये देश पर हावी होती हैं। उत्तरी पूर्वी पवनें जो हैं ये देश पर हावी रहती हैं और ये पवनें जो हैं भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश का जब अधिकांश भाग है एक शुष्क मौसम महसूस करता है। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो भारत की जलवायु है इसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। हिमालयी कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। तो भारत में जो हल्की सर्दियां होती हैं इसका कारण हिमालयी कारक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। भारत के दिल्ली, जोधपुर, लेह स्थान पर अति विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दिल्ली हो गया आपका, जोधपुर हो गया और लेह, यहाँ जो है अति विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 79% देखिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। तो जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर। शीत ऋतु की शुरुआत तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून है। तो शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा का कारण है वह उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून होता है। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर का। तो भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच मध्य समय है जिसे GMT कहते हैं यह 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर का। भारत में जो मुंबई शहर है इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो भारत में मुंबई शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए। जन्म मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष 1969 में लागू किया गया था। तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का जो अधिनियम वर्ष है 1969 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। भारत के महाराष्ट्र राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो भारत के जो महाराष्ट्र राज्य में है इसमें शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। इसमें सबसे ज़्यादा शहर हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं। अगला प्रश्न देखिए। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो बाल लिंगानुपात है 902 है। तो जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 है। अगला प्रश्न देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले तो इलाहाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या है और महोबा में कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखिए। 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा और पंजाब राज्य में जनजाति मतलब ST जनसंख्या नहीं है। तो हरियाणा और पंजाब में ST लोग नहीं हैं। अगला प्रश्न देखिए। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति SC निवास नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए 89। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। तो जो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 है। अगला प्रश्न देखिए।
2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार राज्य का है, जो 1106 है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो 16.6% हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.49% लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य, जिसकी वर्ष 1 से 11 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि रही है, तो नागालैंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि जो है माइनस में रही है, कोई जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के बीच नहीं हुई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17% है। तो भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17% है। अगला प्रश्न देखिए 95 का, 2001 से 11 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में 17.70% की वृद्धि हुई। तो 2001 से 11 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में 17.70% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे कम औसत जीवन प्रत्याशा वाले राज्य जो हैं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों हैं। सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले इन राज्यों में हैं 65.3 जो है औसत जीवन प्रत्याशा है दोनों राज्यों की। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या 53 मिलियन है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या 53 मिलियन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है बहुत कम है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिएगा 100 नंबर का, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। तो अगला प्रश्न देखिए 101 नंबर का, बिहार राज्य में महिला साक्षरता दर 51.5 जो सबसे कम है। तो बिहार राज्य में महिला साक्षरता दर 51.5 सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में का जो लिंगानुपात है वो 912 है। तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का लिंगानुपात 943 है। जो भारत का लिंगानुपात है, तो भारत में 1000 पुरुष हैं मान लो, और तो 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं 943 हैं, है ना। तो जितनी महिलाएं कम हैं समझ लो उतने पुरुषों को कुंवारे ही रहना है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 929 है। तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। अगला प्रश्न देखिए, अगला और लास्ट प्रश्न देखिए इस टॉपिक का। तो भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो शहर है वो हैदराबाद है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर, घनी आबादी बात कर रहे हैं, घनी आबादी वाला शहर
हैदराबाद है, वैसे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पेट की किताब से आज के टॉपिक में 105 क्वेश्चन जो है कवर कर लिया है, और जिसमें मरुस्थल से संबंधित हैं, वन से संबंधित हैं, क्षेत्रफल से संबंधित हैं और जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों में सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि सब्सक्राइब भाई बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं। ये काफ़ी दुखद बात है। आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भाई आपका चैनल जो है ये आगे से आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।